हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल की महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों वाली सीरीज का पार्ट थर्ड देखेंगे। इस सीरीज का पार्ट वन और पार्ट टू हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर उपलब्ध है। पार्ट वन और पार्ट टू की भांति ही इसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है दोस्तों, जिसको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाए हैं। आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको भूगोल की प्रश्नों की तैयारी में एक नया स्थान दिलाएगी और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी दिलाएगी। तो भूगोल की यह 500 प्रश्नों वाली सीरीज में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ऐसे समझा कर बता दूंगा कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल ही फिट कर जाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बिना देर किए हुए पार्ट थर्ड का हम लोग पहला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9,332 किलोमीटर जो है यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई हो गई। तो इसको हम लोग मैप की तरह मैप पर भी हम लोग देख लें। पहले हम लोग देख लेंगे कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वह कहाँ से कहाँ तक चलता है दोस्तों। तो यह जो है यह लेनिनग्राड से, या इसको सेंट पीटर्सबर्ग कह सकते हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिन, या इसको ही लेनिनग्राद कहेंगे, लेनिनग्राद, ये सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद से ये कहां तक जाती है? तो व्लादिवोस्तोक तक जाती है। व्लादिवोस्तोक तक चलती है। कौन? ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो देखेंगे यहाँ पर मैप के अनुसार से भी हम आपको यहाँ पर मैप इसीलिए मैं आपको दे दिया हूँ। देखिए यही जो है यह सेंट पीटर्सबर्ग, और यह किस देश में है दोस्तों? तो यह रसिया में है। यहाँ पर देख ले रहे हैं कहाँ पर है ये दोस्त? तो यह रूस देश में, रूस देश में है। ये रूस देश से चलती है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि कितने देशों से होकर यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग गुजरती है, तो यह दो तीन तीन देशों से होकर गुजरती है। तो पहला तो हो गया यह रूस हो गया, दूसरा जो हो गया यह चीन हो गया, तीसरा जो हो गया यह मंगोलिया हो गया। तो ये तीन देश जो हैं इसी से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग गुजरती है। तो देखिए ये मैप में ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, और ये यहाँ पर व्लादिवोस्तोक जो है, यहाँ पर व्लादिवोस्तोक हो गया है। रुकिए इसको थोड़ा सा रेड पेन ले लूं मैं। ये व्लादिवोस्तोक हो गया और ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। और ये जो रेड कलर जो चला हुआ है यही जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है दोस्तों। कौन सा है? यही ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो इसमें एक और चीज हम लोग देख लेंगे, जब हम लोग रूस की बात कर ही रहे हैं तो रूस की राजधानी भी हम लोग देख लें। रूस की राजधानी भी हम लोग देख लें। तो रूस की जो राजधानी हो जाएगी दोस्तों, यह कहाँ है? मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। अगर हम लोग इतिहास पर अगर नजर डालेंगे रूस पर, तो रूस की सबसे पहली राजधानी जो थी वो सेंट पीटर्सबर्ग ही थी। लेकिन बाद में इस राजधानी को चेंज करके बाद में यह राजधानी जो है मॉस्को कर दिया गया। कहाँ पर कर दिया गया? मॉस्को कर दिया गया। और अभी जो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति जो हैं, ये वर्तमान में जो राष्ट्रपति वहां के हैं वो व्लादिमीर पुतिन जो हैं, ये व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं करंट में, अभी वर्तमान में। तो हम लोगों ने इससे जितना भी तथ्य है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब मेरा यही प्रयास रहता है दोस्तों कि जितना भी मैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आया हूँ, उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको ठीक उसी समय मैं समझा दूं। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की हम लोग कुल लंबाई हम लोग समझ लिए, कहाँ से कहाँ तक चलती है ये मैप के माध्यम से देख लिए। सेंट पीटर्सबर्ग से ये व्लादिवोस्तोक तक चलती है।
कौन सी देश में है ये पहले, तो ये रूस 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 देश जो है, रूस देश में है। और कौन कौन देशों से होकर गुजरती है, तो ये जब तो तीन देश हो गए, रूस, चीन और मंगोलिया, ये तीन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। रूस की राजधानी कहाँ हो गई, मास्को हो गई, और वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रीनविच किस देश में है, ग्रीनविच जो है किस देश में है, तो ग्रीनविच जो है दोस्तों, यह यूके है, यूके में है, यूके यानी कि इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड। तो अब हम लोग ग्रीनविच की जहां तक बात करेंगे, तो दोस्तों यह एक मानक रेखा है, यह मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच शहर में स्थित है। ये जो ग्रीनविच है, यह इंग्लैंड में एक शहर है। ग्रीनविच जो है, यह ग्रीनविच जो है, यह क्या है, ये एक शहर है, कहाँ पर, इंग्लैंड यानी यूके में। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का है, या उसको यूके का है या इंग्लैंड का है, बात एक ही हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्टैटिक क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता है कि किसी भी देश का मानक समय हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों किसी भी देश का जो मानक समय है, हम लोग यही ग्रीनविच, यही जो ग्रीनविच ग्रीनविच रेखा जो है, इसी को ग्रीनविच रेखा से हम लोग मानक समय ज्ञात करते हैं किसी भी देश का। तो अब हम लोग देख लें कि ग्रीनविच रेखा आखिर में है क्या दोस्तों। तो यह जो यहाँ पर देखिए मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं, यह 0 डिग्री, यह 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो मध्याह्न रेखा है, ये प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री, यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री खींची गई ये प्राइम मेरिडियन जो है, यानी मध्याह्न रेखा है, इसी को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये जो है, इसी को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है। और या इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा को क्या कहते हैं, और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसी को इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रधान या मयोत्तर भी कहते हैं, प्रधान या मयोत्तर भी कहते हैं। ठीक है। और इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब हम लोग जो दोस्त यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैप में हम लोग देखेंगे कि ये तो 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर एक पश्चिमी देशांतर दिख रहा है, यहाँ पर पूर्वी देशांतर दिख रहा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, जब भी हम लोग ये ग्रीनविच रेखा यानी कि जो 0 डिग्री ये यहाँ पर जो रेखा है ग्रीनविच, इससे इसी पर ग्रीनविच शहर है, इस ग्रीनविच शहर से ही हम लोग मानक समय निकालते हैं। यानी कि जब भी ग्रीनविच शहर से हम लोग ये पूर्वी देशांतर की ओर चलेंगे, तो हम लोग प्रत्येक देशांतर पर, प्रत्येक देशांतर जो है, प्रत्येक देशांतर पार करने के बाद हम लोग समय में 4 मिनट की दूरी, 4 मिनट जो है उसमें जोड़ देते हैं। प्रत्येक देशांतर में हम लोग 4 मिनट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 4 मिनट जोड़ देते हैं। और जैसे ही हम लोग पश्चिम की ओर आएंगे, तो पश्चिम की ओर हम लोग हर एक देशांतर पर 4 मीटर ये जैसे ही हम लोग पश्चिम देशांतर की ओर आएंगे, तो यहाँ इधर जो है प्रत्येक देशांतर पर इस साइड के जो देशांतर है, इस पर 4 मिनट कम कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे देश की जो है, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, उसका जो मानक समय है, इसी प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान यामयोतर या ग्रीनविच रेखा से ये ऐसे ही हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इस मैप से काफी कुछ क्लियर हो जा रहा है कि जैसे ही पूर्वी देशांतर यानी कि ग्रीनविच शहर से हम लोग जैसे ही पूरब पार करेंगे, पूरब की ओर चलेंगे, तो प्रत्येक देशांतर पर हम लोग 4 मिनट जो है वो जोड़ देंगे। और जैसे ही पश्चिम की ओर चलेंगे, यानी कि पश्चिमी देशांतर की ओर चलेंगे, तो 4 मिनट कम कर लेते हैं। तो यही जो हो गया, ये इससे संबंधित तथ्य हो गया। कुछ हम लोग और देख लेंगे, अपने भारत देश में देख लेंगे कि यह जो अपने भारत देश में जो रेखा है, यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो दोस्तों यह इलाहाबाद जो शहर है, इलाहाबाद में एक नैनी जो जगह है, ये इलाहाबाद के नैनी जगह से ही अपने देश में जो है, यह प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान या उत्तर रेखा जो गुजरती है, कहाँ से, इलाहाबाद में, नैनी से। ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का समय जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे चलता है, तो भारत का जो समय है, अपना मानक समय है, मानक समय है, यह ग्रीनविच से
ग्रीनविच से 5.5 घंटा, ये 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। कितना आगे चलता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। इलाहाबाद नैनी से अपने देश में गुजरता है कौन? ये जो रेखा है इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरता है। भारत का भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे की ओर चलता है, ठीक है। तो यही जो हो गया, इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। तो यह जो भारत में जो रेखा है वह जो है 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री जो है यह देशांतर पर स्थित है। तो इसीलिए हम लोग का जो समय है वो 5.5 ये मिनट लिख दिए हम यहाँ पर। ये 5.5 5 घंटा 30 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि ये 5 घंटा 30 मिनट आगे की ओर चलती है। 5 घंटा, ये 5 घंटा हो गया और 30 मिनट हो गया, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है किस प्रकार की ये ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली जो है यह किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो दोस्तों हमने आपको पिक्चर भी यहाँ पर दे दिया। यह जो ज्वालामुखी है यही जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। यह जो है स्ट्राम्बोली, अच्छे से मैं लिख दूंगा आपको। यह जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। यह जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। तो इसी ज्वालामुखी को जो है ये पूछ रहा है कि ये कैसा किस प्रकार का ज्वालामुखी है दोस्तों। तो यह जो है दोस्तों जागृत ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? यह जागृत ज्वालामुखी है। अब अगर पूछ लिया जाए, इसी में प्रश्न अगर पूछ ले, यह जो कहाँ पर स्थित है, यह जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यह इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। अगर इटली में भी पूछ दे कहाँ पर स्थित है, तो इटली में जो लिपरी एक द्वीप है, इटली में एक लिपरी जो द्वीप है, इसी में यह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है यह स्थित है। तो ये सब चीज हो गया। एक यहाँ से स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से एक क्वेश्चन और पूछ देता है प्रतियोगी परीक्षा में कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो यह भी दोस्त जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को ही कहते हैं। तो इसको ही हम लोग भूमध्य भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है इसी ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। तो हम लोगों ने इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है अफ्रीका का सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर अवस्थित है? तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो यह जो दोस्त अवस्थित है यह तंजानिया में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? यह तंजानिया में अवस्थित है। तो तंजानिया की बात करेंगे, देखिए आपको पिक्चर के माध्यम से भी हमने समझाने की कोशिश किया। यह जो है माउंट किलिमंजारो, यह माउंट किलिमंजारो पर्वत है, या ये ज्वालामुखी भी है एक, जो लेकिन ज्वालामुखी में अगर बात करेंगे तो यह जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह निष्क्रिय ज्वालामुखी हो गया। पर्वत की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है अफ्रीका का सबसे उच्चतम पर्वत है। यही जो है ये शिखर जो है ये माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। तो यह जो है ये जो है अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। क्या है दोस्तों? यह अफ्रीका का उच्चतम पर्वत हो गया। उच्चतम पर्वत हो गया, अफ्रीका का एक पॉइंट हो गया। तो उच्चतम पर्वत हो गया तो कभी इसका ऊंचाई पूछ ले कि इसका जो ऊंचाई कितना है माउंट किलिमंजारो का, तो इसका जो ऊंचाई है दोस्तों 5,895 मीटर जो है इसका ऊंचाई हो गया। 5,895 मीटर जो है इसका ऊंचाई हो गया। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। तो तंजानिया को हम लोग थोड़ा सा देख लें, तो ये तंजानिया तो देश हो गया। तो जो इसकी राजधानी है, अगर तंजानिया की राजधानी पूछ दे, तो तंजानिया की जो राजधानी हो गई यह डोडोमा जो हो गया, यह डोडोमा जो हो गया यह तंजानिया का राजधानी हो गया। क्या हो गया? डोडोमा जो हो गया यह तंजानिया का राजधानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोयला की कौन सी किस्म
जो है वह भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है। यानी कि कोयला का वह कौन किस्म है जिसको हम लोग भूरा किस्म या भूरा कोयला के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा यह जो लिग्नाइट जो है, इसी को हम लोग भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कोयला का जो है 4 प्रकार दिया हुआ है। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा हम लोग जानकारी ले लें। तो यह जो एंथ्रासाइट जो है, यह सबसे सबसे शुद्ध सबसे शुद्ध कोयला का रूप है। ये सबसे शुद्ध कोयला होता है। इसमें जो है कार्बन की जो मात्रा है, इसमें जो कार्बन की मात्रा है, ये 91% से भी अधिक पाई जाती है, यानी कि लगभग 91% इसमें एंथ्रासाइट में पाई जाती है। अब हम लोग ये बिटुमिन्स की बात कर लेंगे, तो बिटुमिन्स जो कोयला होता है, इसमें जो है कार्बन जो है 77 से 80% तक पाया जाता है। क्या जो कार्बन की मात्रा है 77 से 80% पाया जाता है और यह भी अच्छी गुणवत्ता वाली कोयला होती है। अच्छी गुणवत्ता वाली कोयला होती है, ठीक है? इसका उपयोग भाप इंजनों में प्रयोग किया जाता है। इसका भाप इंजनों में जो पहले चलता था, भाप इंजनों में इसी का प्रयोग होता था, किसका? बिटुमिन्स कोयला का। अब हम लोग लिग्नाइट जो ये भूरा कोयला जो है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लेंगे। तो लिग्नाइट में जो है 28 से 30% जो है ये कार्बन की मात्रा कार्बन जो है 28 से 30% है और दोस्त यह जो कोयला है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह जो कोयला जो है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है काफी, ठीक है? ये हानिकारक होता है। और पीट की हम लोग बात कर लेंगे। ये जो पीट जो है यह सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है। यानी कि कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था जो होती है, इसी को हम लोग पीट कोयला कहते हैं। निम्न स्तर का कोयला होता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा है 27% से कम पाई जाती है, 27% से कम पाई जाती है। किसमें? इसमें पीट पीट जो है, पीट में जो है 27% से कम पाई जाती है और इसका इसका ही हम लोग पीट जो है, इसका ही हम लोग उपयोग ईंधन में घरेलू ईंधन में करते हैं। किसमें करते हैं? घरेलू ईंधन में के रूप में उपयोग करते हैं। अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन छूट रहा है, कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि कोक का निर्माण जो है कौन से कोयले से होता है? तो कोक का निर्माण जो है किस कोयले से होता है? तो यह बिटुमिन्स कोयला से ही कोक का निर्माण होता है। तो कोयले के बारे में हम लोग जो है अच्छे से समझ लिया और मुझे नहीं लगता है कि अब कोयले से अगर कोई क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी, तो आप जो है उसका गलत जवाब दीजिएगा या आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। तो यही जो है कोयले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। दोस्तों मेरा यही सबसे जो एम रहता है, जो मेरा जो लक्ष्य है, यही लक्ष्य रहता है कि आप लोगों के पास एक बिल्कुल ऐसा वीडियो इंफॉर्मेटिव तरीका से पढ़ाऊँ, वैसे पढ़ाऊँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसी तरह का वीडियो जो है हमारे एसके ग्लोबल क्लासेस पर बहुत सारे वीडियो सभी विषयों के जो हैं ये हमारे एसके ग्लोबल क्लासेस पर उपलब्ध हैं और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो वो सारे हैं। तो वो सारे जो वीडियो हैं वो हमारे आप चैनल के होम पेज से आप लोग जाकर देख सकते हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपको यह मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लग रहा है, अगर यह मेरा जो वीडियो जो है अच्छा लग रहा है आपको, तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग एसके ग्लोबल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, तो वो तुरंत आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हो गया दोस्तों। पनामा जो नहर है, यह किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो यह दोस्त प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन से जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को हो गया, ये पनामा नहर हो गया। ठीक, यहाँ पर और 1-2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लें।
ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बारे में जो दिया हुआ है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ता है वह जो होता है स्वेज नहर हो गया, या स्वेज जो जल संधि भी इसको कह सकते हैं। तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर, पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, और एक जो है ये अटलांटिक महासागर और जो भूमध्य अटलांटिक महासागर और ये जो भूमध्य महासागर है, इसको जो जोड़ता है वह एक दोस्त होता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और ये जो अरब सागर एवं हिंद महासागर जो है, यह जो है ये कहाँ कौन से स्थान पर जाकर मिलते हैं, तो ये केप कोमोरिन एक जगह है। केप कोमोरिन जो जगह है वह हिंद महासागर और अरब सागर और कन्याकुमारी का संगम बिंदु है। क्या है ये? केप कोमोरिन जो है ये संगम बिंदु है किसका? अरब सागर, हिंद महासागर और कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है यहीं पर ये केप कोमोरिन जो है, कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी में एक जगह है, इसको हम लोग केप कोमोरिन भी कहते हैं। और कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों? तो यह भारत में स्थित है। ठीक है, तो अरब सागर और हिंद महासागर जो है बंगाल की खाड़ी, और ये जो अरब सागर, यहाँ पर लिखी मैं दे रहा हूँ, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों जो महासागर और खाड़ी जो है, इसका ही जो मिलन बिंदु जो है यह केप कोमोरिन कहलाता है। क्या कहलाता है? केप कोमोरिन कहलाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में स्थित है। तो आशा करते हैं कि ये भी जो जानकारी हमने दिया वो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? यह जो शंकुधारी जो वन होते हैं दोस्तों, यह कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग देख लें कि शंकुधारी वन में कौन-कौन से पेड़ आते हैं। तो शंकुधारी वन जो है, शंकुधारी वन में जो प्रमुख पेड़ होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? तो वो होते हैं देवदार के जो पेड़ होते हैं। ये शंकुधारी कहने का मतलब आप देखे होंगे तो देखिएगा कि ये जो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यह जाकर ऊपर शंकु टाइप से हो जाता है, ये शंकु टाइप से हो जाता है। तो देवदार का इस तरह का कौन-कौन से पेड़ हो गया? देवदार का पेड़ हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया, हेमलॉक जो हो गया, हेमलॉक का पेड़ हो गया, एक आता है स्प्रूस आता है, स्प्रूस का जो पेड़ है ये भी जो हो गया, ये शंकुधारी वन का ही उदाहरण है। तो ये जो शंकुधारी वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो यह जो है शीत शीतोष्ण क्षेत्र में, यानी कि जहाँ ठंडी अधिक रहती है वहां पर शीत शीतोष्ण क्षेत्रों में ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग ये भी देख लें कि भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं शंकुधारी वन? ये भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिकतर जो भारत में शंकुधारी वन जो है, यह अपने ही देश के एक राज्य जो है, ये इसको गलती हम लोग लिख दिए हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है, अगर इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे तो हमारे ही चैनल पर ये जो वीडियो जो है अभी राज्यों की राजधानी और राज्यों के राज्यपाल जो अभी करंट में राज्यपाल हैं उसके बारे में स्पष्ट जानकारी का जो वीडियो है हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर मौजूद है। तो आप लोग जाकर वो जरूर देख लें, जिससे आपको जितना भी भारत का जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब के बारे में एक विस्तृत जानकारी आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? यानी कि ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में जो परिवर्तन होता है वह किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है दोस्तों? तो यह जो है मानसूनी प्रदेश की विशेषता है। किस प्रदेश की विशेषता है? तो मानसूनी प्रदेश की विशेषता है। तो मानसूनी जो हो गए प्रदेश, यहाँ पर मौसमी, इसको मानसूनी प्रदेश में जो ये पवन जो है इसको मौसमी पवन पवन भी कहते हैं। इसको मानसूनी प्रदेशों में जो है
मौसमी पवनों के चलते क्या होती है, वर्षा होती है। ये मानसूनी प्रदेश में मौसमी पवनों के कारण वर्षा होती है, ठीक है। ये मानसूनी प्रदेश में, उसी प्रदेश को हम लोग ये मानसूनी प्रदेश कहते हैं कि जिस प्रदेश में मौसमी पवनों के कारण वर्षा होती है, उसी को हम लोग मानसूनी प्रदेश कहते हैं। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा, अब ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा किसके चलते होता है? तो दोस्तों, यह जो होता है दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, इसी के चलते हम लोग के देश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है अपने भारत देश में, सबसे ज्यादा ये दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते ही होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? यानी कि मिली जुली खेती, हम लोग को ये टर्म जो सुनने को मिलता है कि हाँ हम लोग मिली जुली खेती कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, जिस खेती में पशुपालन और कृषि साथ साथ होता है, उसी को हम लोग मिली जुली खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस खेती में पशुपालन और कृषि साथ साथ होता है, उसी को हम लोग मिली जुली खेती कहते हैं। तो पशुपालन और कृषि साथ साथ हो गया यहाँ पर। यहाँ पर एक देखते हैं कि यहाँ पर जो नकदी फसल दिया हुआ है, खाद्य फसल दिया हुआ है। तो खाद्य फसल तो हम लोग सब जानते हैं, जो खाने वाली जो फसलें हैं उसको खाद्य फसल कहते हैं। तो अब हम लोग एक नकदी फसलों के बारे में भी थोड़ा सा देख लें। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि फसल का नाम दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इसमें कौन कौन सी जो फसलें हैं, ये नकदी फसल हैं। तो नकदी फसल में दोस्तों, यह गन्ना आ जाता है, कपास आ जाता है, तंबाकू आ जाता है, ठीक है, चाय आ जाता है, और कॉफी आ जाता है। चाय, कॉफी हो गया, जूट हो गया, तो जूट हो गया, और रबड़ हो गया। तो ये सब जो फसलें हैं, इसी को हम लोग नकदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट, रबड़, ये सारी जो चीजें हो गई, ये नकदी फसलें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है दोस्तों? तो जापान में ही एक शहर जो है, ये ओसाका जो है, जापान में ओसाका जो है, इसी को हम लोग जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो अब लोग हम जापान की बात कर रहे हैं, तो जापान की राजधानी हम लोग देख लेंगे। तो जापान की राजधानी क्या हो गई? ये टोक्यो हो गई। ये क्या हो गई? ये राजधानी हो गई टोक्यो। यहाँ की मुद्रा की अगर बात करेंगे, जापान की मुद्रा की अगर बात कर लेंगे, तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ये येन है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो ये वाई लिखकर यहाँ पर दो क्रॉस हो जाता है, यही मुद्रा येन कहलाती है। अगर जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री पूछ ले, वर्तमान में प्रधानमंत्री पूछ ले कि अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो यह फूमियो किशिदा जी जो हैं, यह वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्या है? फूमियो, फूमियो किशिदा जो है, यहाँ के वर्तमान जो है, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के? जापान के हो गए। तो अब तो ये तो हो गए जापान के मैनचेस्टर की बात हो गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत के वो कौन सा शहर है जो मैनचेस्टर कहलाता है? ठीक है। तो भारत का कौन सा वो शहर है जिसको मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों? तो ये भारत का जो अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद शहर है, इसी को हम लोग, भारत के शहर को जो मैनचेस्टर कहलाता है, वो अहमदाबाद कहलाता है। यानी कि अगर भारत का मैनचेस्टर शहर पूछे तो अहमदाबाद हो गया, जापान का मैनचेस्टर शहर पूछे तो ये हो गया ओसाका हो गया। कौन सा हो गया? ओसाका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। यानी कि यूरोप में जो ये आल्प्स पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज जो पर्वत है, ये कौन सी पर्वत का उदाहरण है? यानी कि वो बलित पर्वत है, कि ब्लॉक पर्वत है, कि विच्छेदित पर्वत है, कि ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ये पर्वत हो जाएगा दोस्तों? यह जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा दोस्तों, यह
वलित पर्वत, वलित जो पर्वत हो गया, इसी का उदाहरण हो गया। यह जो होता है, यह वलित पर्वत का उदाहरण हो गया। यूरोप में आल्प्स और रॉकीज और ये एंडीज जो है, ये सारे जो पर्वत हो गए, ये वलित पर्वत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है, यानी कि पछुआ हवाएं किसको हम लोग कहते हैं दोस्तों? तो यह जो पछुआ हवाएं हैं, यह जो हवाएं हैं, यह भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य में जो रेखा बहती है, इसी को हम लोग पछुआ पछुआ हवा कहते हैं। इसको कहते हैं, इसी को हम लोग पछुआ हवा कहते हैं। तो पछुआ हवा से ही हम लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पर याद आता है, गरजता चालीसा। गरजता जो चालीसा हो गया, तो गरजता जो चालीसा है, यह 40 डिग्री 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण के मध्य एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिशाली पछुआ पवन चलता है। शक्तिशाली पछुआ पवन चलता है, उसी को हम लोग गरजता चालीसा कहते हैं। ये पछुआ थोड़ा सा हम बढ़िया से लिख लें इसको। ये 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच, ये अक्षांशों के बीच, ठीक है, जो इनके बीच में मध्य शक्तिशाली पछुआ पवन चलती है, उसी को गरजता चालीसा कहते हैं। इसी का एक और नाम होता है प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा भी यही पछुआ पवनों को कहते हैं। और एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वह चिकता शाखा जो है, ये इसी को हम पछुआ पवनों के ही हम लोग गरजता चालीसा कहते हैं, प्रचंड पचासा कहेंगे या चिकता शाखा कहेंगे। तो ये जो चालीसा पचासा और जो शाखा यहाँ पर जो टर्म आ रहा है, यह अक्षांशों को दोष दिखाता है। यानी कि ये जो 30 से 60 के बीच में जो पछुआ पवन जो चलती है, उसी का ये अक्षांश दिखाता है। 40 डिग्री के आसपास चालीसा हो गया, 50 के पास पचासा हो गया, शिक्षक शाखा शाखा हो गया। तो ये जो है पछुआ पवनों की ये जो वैरायटी हो गई, ये बहुत ही शक्तिशाली पवनें होती हैं। कौन? ये गरत्ता चालीसा, प्रचंड पचासा और सिकता शाखा जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चक्रवात कब उत्पन्न होता है या चक्रवात कब होता है? ठीक है, तो चक्रवात जो है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि चक्रवात होता क्या है दोस्तों। तो इसको अगर मोटा मोटी सीधे तौर पर एकदम देखेंगे, तो जब गर्म हवाओं और ठंडा हवाओं का मिलन होता है, ठंडा हवाओं का मिलन जो होता है, तो जब गर्म हवाओं और ठंडा हवाओं का मिलन होता है, तो वह एक गोलाकार आंधी का रूप ले लेता है। कैसे गोलाकार आंधी का रूप ले लेता है, हम लोग देखे भी होंगे। तो गोलाकार आंधी का जब रूप ले लेता है, उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। तब जब गर्म हवा और ठंडा हवाओं का मिलन होता है और एक गोलाकार आंधी का ये जो रूप ले लेता है, उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। और यह जो होता है दोस्तों, यह चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब होता है। यानी कि जहाँ केंद्र रहेगा वहां पर बिल्कुल निम्न दाब रहेगा और चारों ओर हाई दाब रहेगा, यानी कि उच्च दाब जब होगा, तभी ये चक्रवात उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? यानी कि पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है, किसे कहते हैं दोस्त? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है, ये किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पर्ल ऑफ जो साइबेरिया है, ये बैकाल झील को कहते हैं। किसे कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं। तो बैकाल झील को अगर हम लोग देख लेंगे, तो इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हम लोग देख लेंगे, दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। बैकाल झील से जो महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे गहरा झील, तो ये कौन हो जाएगा? ये बेकाल झील हो जाएगा। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, ये सबसे बड़ी मीठी पानी का झील जो हो गया,
सबसे विश्व का ये विश्व में सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है कौन? ये बेकाल झील हो गया, ये भी बेकाल झील हो गया। तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया। तो यहाँ पर सबसे मीठी सबसे मीठी पानी का झील, विश्व का सबसे बड़ा मीठी पानी का झील जो हो गया ये बेकाल झील हो गया। विश्व का सबसे गहरा झील भी बेकाल झील हो गया। तो एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछ लिया जाता है कि विश्व में ताजे पानी का झील जो है किसे कहा जाता है? विश्व में ताजे पानी का झील किसे कहा जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, ये सुपीरियर जो झील होता है, सुपीरियर सुपीरियर जो झील हो गया, ये विश्व में सबसे ताजे पानी का झील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है दोस्त? तो यह जो होती है, जो नील नहर जो है, यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। कौन नहर? तो ये जो कील नहर जो है, यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। नेक्स्ट इसमें देख लेंगे कि ये जो सुएज नहर है, इसमें इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किए थे इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। सुएज जो नहर है, यह जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और यह जो पनामा नहर है, इसके बारे में हम लोग देख लें तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन? ये पनामा नहर हो गया। और ये सू नहर जो हो गया, ये जो सू जो नहर हो गया, यह सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को मिलाती है। एक जो अभी ताजे पानी की जो झील बता रहे थे सुपीरियर झील, ये वही सुपीरियर झील और ह्यूरन ह्यूरन झील जो हो गया, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को यह मिलाती है। कौन? सुएज जो हो गया यह भूमध्य सागर और लाल सागर को, पनामा जो हो गया यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है। और सू जो हो गया यह सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। ठीक है। तो यह इसके बारे में बिल्कुल विस्तृत जानकारी हो गई। दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में जो है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। और आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीजें अच्छे से नहीं समझ में आती है और कौन सी जो वो टॉपिक है वो आपको नहीं समझ में आता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बारे में भी मैं स्पेशली एक वीडियो डाल दूंगा अपने ही चैनल पर। तो आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। आपको वो टॉपिक के बारे में समझाने की गारंटी मेरी है। मैं उसको समझाऊंगा। और इस चैनल पर इसी तरह की जो वीडियो है, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और जो ये मटेरियल जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, करा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल टॉप क्लास मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये आपको देख कर ही लग रहा होगा कि इससे विस्तृत व्याख्या और क्या हो सकता है। तो ये बिल्कुल निचोड़ जो बोला जाता है, प्रश्नों से निचोड़ कर मैं उत्तर को निकाल दे रहा हूँ। और एक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपको मैं वहीं पर बता दे रहा हूँ। तो इसी तरह इस वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो है, ये कपला तथा सिंहको जो जनजातियां हैं, ये किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये दोस्तों किस प्रदेश में पाई जाती हैं दपला और सिंहको जनजातियां? यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की राजधानी ईटानगर है, वहीं पर ये कपला और सिंहको जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं, बहुत से दोस्त जानते हैं। इसका सही जवाब ये केरल हो जाएगा। जो नहीं जानते हैं वो अभी जान लें कि क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार अगर केरल की जो साक्षरता दर हम लोग देखें, केरल की जो साक्षरता दर जो है, ये कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 94% थी। जहां पर ये
पुरुष साक्षरता दर जो हो गया, ये कुल साक्षरता दर हो गया कहाँ का, केरल का। और पुरुष साक्षरता जो हो गया वहां पर जो था 2011 की जनगणना के अनुसार, यह 96.1% और महिला साक्षरता की अगर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का, तो वह जो है 92.07% था, कहाँ का, केरल का। तो यह तो हो गया, तो अपने भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हो गया कौन, केरल हो गया। तो अब हम लोग देख लें कि 2011 के जनगणना के अनुसार, 2000 2011 के जनगणना के अनुसार, ये जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर सबसे कम साक्षर राज्य, यहीं पर हम लोग उसको भी देख लें, तो वह जो हो गया कौन सा दोस्त, यह बिहार राज्य हो गया। तो बिहार की कुल साक्षरता दर 2011 में कितनी थी दोस्तों, तो यह जो थी, यह 61.08% जो है, सॉरी, थोड़ा सा, हाँ, 60, ये 61.80%, हम 08 लिख रहे थे, 61.80% जो है वह बिहार की साक्षरता थी, कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी 2011 में, तो वह जो था, वह 71.20% था। और महिला साक्षरता की अगर बात देखेंगे, तो यह था 51.50%। और कुल जो बिहार की साक्षरता हो गई 61.80 हो गई, ये 61.80 हो गई। ठीक है, तो ये हम लोग का पूर्ण रूप से इसका विश्लेषण हम लोग कर लिए कि सबसे सबसे साक्षर राज्य हो गया यह केरल हो गया, और सबसे कम साक्षर राज्य हो गया बिहार हो गया। कौन सी जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है। तो जो कोलकाता है वह किस प्रकार का बंदरगाह है दोस्तों, तो यह जो है, यह नदीय बंदरगाह है, यानी कि यह नदी के तट पर है। तो कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों, तो यह कोलकाता में हुगली नदी के तट पर जो है, यह कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता जो पोर्ट है, यह हुगली नदी के पर ये कोलकाता पोर्ट है। तो नदियों के बारे में एक बहुत ही विस्तार वीडियो हमारे ही चैनल इसके ग्लोबल क्लासेज पर उपलब्ध है, जिससे जाकर आप लोग नदियों के बारे में, यानी कि नदियां कहाँ से निकलती है, उसकी लंबाई कितनी है, कहाँ जाकर मिलती है, उसकी सहायक नदियां कौन सी है, उस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, या इससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी भारत की नदियां को लेकर हमारे ही चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर उपलब्ध है। तो उसको जाकर देख लें और नदियों के बारे में अपना कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव जो है दोस्तों, यह चितरंजन में किया जाता है। चितरंजन की हम लोग देख लेंगे, तो चितरंजन कहाँ पर है दोस्तों, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो क्या हम लोगों ने देखा, यहाँ पर देखे हम लोग कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो चितरंजन में किया जाता है। चितरंजन कहाँ पर है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। ये जो बनारसी दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा इंजन बनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव, ये रेलगाड़ी का जो डीजल लोकोमोटिव, जो डीजल इंजन होता है, वो बनारसी में बनाया जाता है। कहाँ पर, बनारसी में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई जो हाई है, ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह जो है पेट्रोलियम यहाँ से निकाला जाता है, इसीलिए यह मुंबई हाई सं, संबंधित है, किससे, पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है। तो काकरापार जो परमाणु शक्ति केंद्र है दोस्तों, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है दोस्तों, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। भारत के जो प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र, तो ये तो हम लोग काकरा पारे के बारे में देख लिए। अब हम लोग देख लें, ये जो एक कैगा होता है, कैगा कहाँ पर है दोस्तों, तो कैगा जो है, यह कर्नाटक में है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में है। और यहाँ पर कितना बिजली उत्पन्न होती है, तो 880
मेगावाट जो है यहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है। और ये काकरा परमाणु जो है संयंत्र, यहाँ पर कितना होता है, 440 मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है इस परमाणु संयंत्र से। तो कैगा कर्नाटक में हो गया, 880 मेगावाट उत्पन्न होता है। अब एक हो गया कुडनकुलम। कुडनकुलम जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और यहीं पर ये कितना पाया जाता है, 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट बिजली जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो कुडनकुलम जो है, यह इसके बारे में हम लोग देख लें तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया। और एक और इससे फैक्ट जो है, यह सबसे नवीनतम परमाणु, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे नवीनतम परमाणु संयंत्र कौन है, सबसे नवीनतम परमाणु संयंत्र कौन है, तो यह जो है कौन हो गया, यह कुडनकुलम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, एक जो है कल्पक्कम जो है, कल्पक्कम, ये कल्पक्कम जो है परमाणु संयंत्र जो है, ये कहाँ पर स्थित है, तो कल्पक्कम परमाणु संयंत्र जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी जो क्षमता है वह जो है 440 मेगावाट है। कितना है, 440 मेगावाट है। एक नरोरा आ जाता है, ये सबसे ये भी इम्पोर्टेंट आता है। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, तो ये भी 440 मेगावाट का परमाणु संयंत्र है। ये मेगावाट परमाणु संयंत्र है, 440 मेगावाट। और सबसे पुराना हम लोग देख लेंगे, एक सबसे पुराना जो हो गया परमाणु संयंत्र जो हो गया, वह हो जाता है तारापुर, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका जो क्षमता जो है वह 1400 मेगावाट जो हो गया, इसका क्षमता हो गया। तो भारत में जितने भी परमाणु शक्ति केंद्र है जो प्रमुख हैं, वो किस राज्य में है, उसकी क्षमता कितनी है, इसके बारे में अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी ये जो डाउट कभी परीक्षा में उत्पन्न होगा और कहीं भी आपको ये कठिनाई उत्पन्न होगी इस टॉपिक से, ये परमाणु शक्ति केंद्रों से। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले की सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन आंवला कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में ये प्रतापगढ़ जो जिला है, वहीं पर जो आंवला का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये प्रतापगढ़ दोस्तों बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है आंवला के लिए। तो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला जो है, ये इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये इंदिरा गांधी नहर किससे निकलती है, तो इंदिरा गांधी जो नहर है, यह हरिके बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हरिकेन बांध से निकलती है। और इंदिरा गांधी नहर के बारे में जो जानकारी है, वो भारत की नदियां जो हमारे चैनल पर जो वीडियो उपलब्ध है, उसके बारे में, इसके बारे में काफी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो दाची जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पहले हम लोग देख ले कहाँ पर है दोस्तों, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और यह किस चीज के लिए सबसे ज्यादा मुख्य रूप से यहाँ पर कौन पाया जाता है, तो यह तेंदुआ, इसी को हम लोग तेंदुआ मतलब, ये बोले तो तेंदुआ मतलब हिम तेंदुआ जो है, ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। एक और वहां का जो फेमस जो हो गया कश्मीरी हंगुल जो है, यानी कि जो हंगुल जो एक हिरण का प्रकार है, ये हंगुल हिरण जो है, ये कहाँ पर है, तो ये भी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। तो इसके लिए भी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक है, तो अब हम लोग अब ये देख लिए, तो जम्मू कश्मीर से ही एक सटा हुआ एक जगह हो गया, ये लद्दाख हो गया, जो ये दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हो गया, अब तो यूटी हो गया है, यानी यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इसमें इसको इसलिए हम यहाँ पर लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो इसी में एक जो है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, 4400 वर्ग किलोमीटर में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो यह जो है हेमिस नेशनल पार्क जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये भी दोस्तों यह भारत की नदियां जो हमने पढ़ाया है उसमें इसके बारे में काफी जानकारी दी गई है। तो सोच लीजिए कि वो वीडियो कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, तो वो वीडियो जाकर अवश्य देख लें। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इसी डेल्टा को हम लोग सुंदरबन कहते हैं, और यहीं पर सुंदरबन में जो है मैंग्रोव झाड़ियां जो मिलती है, मैंग्रोव वन जो है, ये सुंदरबन है। सुंदरबन की अगर बात कर ले तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हम लोगों ने ये सुंदरबन को देख लिया। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? यानी सागौन का जो वन है वो किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो यह जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, इसी में ये जो सागौन का जो वन होता है यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर जानकारी लेनी है कि वहाँ के अभी सीएम कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ की जो नदियाँ कौन ही, तो इन सारे के बीच जो कड़ियाँ जो है वो हमारे ही चैनल इसकी ग्लोबल क्लासेस के होम पेज पर एक भारत के जो राजधानी, यहाँ के जो सीएम हो गए, राज्यपाल हो गए, अभी करंट में यानी कि बिल्कुल अगस्त 2023 में अभी कौन है, तो वो जाकर वीडियो उपलब्ध है हमारे होम पेज से जाकर देख लें। उसमें जो जितने भी भारतीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि वहाँ के राज्यपाल और उपशासक जो हो गए, उपराज्यपाल हो गए, उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से आपको वहां पर मैंने समझा दिया है। तो कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी राज्य दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, सारे के बारे में वहां पर जानकारी एकदम बिल्कुल विस्तृत रूप से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो यह जो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। अब यहीं पर एक चीज देख रहे हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी में, ये वापस होती मानसून, इसको भी हम लोग देख लें तो यह तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो गई। यह वापस होती मानसून क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह जो होती है इसी को हम लोग लौटती मानसून भी कहते हैं। इसी को लौटती मानसून भी कहते हैं। तो यह जो है कोरोमंडल तट जो है, भारत में जो कोरोमंडल तट है, यानी कि पूर्वी पूर्वी तट पर यह काफी भारी मात्रा में बारिश करती है। कब? जाड़े के दिनों में। जाड़े के दिनों में ये काफी वर्षा करती है लौटती मानसून। कहाँ पर? तो कोरोमंडल तट पर। यानी कि ये तमिलनाडु और उसके आसपास का जो जगह है गए, ये तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। कब? ये लौटती मानसून से। ठीक है। कब होती है? ये जाड़े के दिनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड जो परियोजना है यह महानदी के जल को ये नियंत्रित करता है। और महानदी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह जो स्थित है दोस्तों, यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है दोस्तों? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद की जो झील है, यह हुसैन सागर जो झील है, ये हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में ये हुसैन सागर झील है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को ही हम लोग जुड़वा शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर जुड़वा शहर पूछ ले कि भारत में जुड़वा शहर कौन हो गया, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थीन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? यह जो थीन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो थीन बांध जो है यह रावी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो यह रावी नदी पर बनाया गया है थीन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो भारत की नदियां हम लोग पढ़ाए हैं उसमें भी इसका विस्तृत रूप से जानकारी मिलता है। तो उसको लोग अवश्य जाकर देख लें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, भारत में यरलुंग जंगो जो नदी जो है
वह ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज का जो ये इस पार्ट 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ये 32 है। जो क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो क्वेश्चन है यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसकी जवाब जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ये नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। और आज का जो वीडियो जो लगा, आज के जो 31 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों को बताएं, वो कैसा लगा, वो उसका भी आप लोग जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखने से ये होता है दोस्तों, उनको पता चलता है कि आपको ये जो हमने समझाया, आपको जो मैंने बताया, वो आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई, इसकी जानकारी हमें इसी से मिलती है। और आप लोग इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर एसके ग्लोबल क्लासेस पर बने रहें। तो इसी के साथ आज का जो यह वीडियो है समाप्त होता है दोस्तों। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।